नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 1 के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो कक्षा 10 की गणित की जो पहली प्रश्नावली है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो हमें क्या कि ये प्रश्नावली अगर पढ़नी है तो इससे पहले संख्याओं की पूरी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद में इस प्रश्नावली को पढ़ेंगे ताकि हमारे को अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं आपको कुछ संख्याओं के बारे में पहले समझा देता हूँ। जैसे प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनसे हम गिनती गिनते हैं, यानी कि हमारे को ये कहा जाए कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं तो हम उनकी गिनती गिनेंगे। तो गिनती शुरू कहाँ से करेंगे? 1 से शुरू करेंगे। तो जिनसे गिनती गिनी जाती है, गणना की जाती है, वो संख्या कौन सी कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं। तो ये शुरू कहाँ से होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4 और फिर कहाँ तक? अनंत, यानी इसकी कोई सबसे बड़ी संख्या नहीं हो सकती। अगर हमसे पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है तो वो तो हो जाएगी 1, लेकिन सबसे बड़ी हम नहीं बता सकते क्योंकि ये क्रम चलता रहता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो संख्या आती है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं कि जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है। प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी जब शामिल कर लिया जाता है तो हमारे को पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। और अब हमसे पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो ध्यान रखिए 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हो गई? 1 हो जाती है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और मिलेगी, सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे 1 है, पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है, लेकिन 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो हमारा इसको समझने का मतलब यही है कि जो छोटे छोटे प्रश्न हैं इनको हम देखते ही समझ सकें। आगे आता है हमारा पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है कि इधर देखो, जब 0 के अंदर हमने क्या किया? 1, 2 और 3, जब प्राकृत संख्याओं में हमने 0 को शामिल कर दिया तो पूर्ण संख्या बन गई। और इसके अंदर अगर ऋणात्मक संख्याओं को भी अपन क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं, तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाते हैं? पूर्णांक प्राप्त हो जाते हैं। तो पूर्णांक कितने प्रकार के हो गए? एक तो ये कौन से होते हैं? धनात्मक पूर्णांक। ये कौन से हो जाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। तो फिर ये 0 क्या है? धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो ध्यान रहे 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। 0 हमेशा उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। तो 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। यहाँ से क्या प्रश्न निकलता है? सभी पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, लेकिन पूर्णांक संख्याएं पूर्ण और प्राकृत संख्या हो ये जरूरी नहीं है। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम इन्हीं से कुछ संख्याएं बनती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे सम संख्याएं। तो सम संख्याएं किसे कहती हैं? सम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। ध्यान रहे 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो कौन सी संख्याएं होती हैं? सम संख्याएं। और 2 का भाग कौन सी संख्याओं में जाता है? जिनका इकाई का अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8। यानी जिन संख्याओं में इकाई का अंक आपको 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे वो सभी पूर्ण सम संख्याएं होती हैं। अगला क्या है? विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, वो होती हैं विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11
एक अंक छोड़ के। फिर आता है अपने पास में भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो। ध्यान रहे, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अपन यहाँ से लिखते हैं 1 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह अपने संख्या लिखी। 0 कोई संख्या नहीं है। 1 न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य, क्योंकि इसका एक ही गुणनखंड प्राप्त होता है। कितना? एक ही प्राप्त होता है, जो क्या है 1। 2 के क्या गुणनखंड होते हैं? 1 और 2। कितने गुणनखंड प्राप्त हुए? 2 गुणनखंड प्राप्त हुए। 3 के कितने गुणनखंड प्राप्त होते हैं? 1 और 3। 4 के कितने गुणनखंड प्राप्त होने हैं? 1 2 और 4। यानी इसमें 1 और 4 के अलावा किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग भी जा रहा है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वो कौन सी होगी? 4 होगी। फिर अभाज्य संख्याएं अगर हम आगे देखते हैं तो 5 में कितने गुणनखंड होते हैं? 1 और 5, यानी ये भी अभाज्य संख्या है। 6 को अगर हम देखते हैं तो इसके गुणनखंड होते हैं, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है और 6 भी होता है। तो देखो 1 और 6 के अलावा 2 और 3 भी आ गए, इसका मतलब ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। अब यहाँ अगर हम देखें तो 1 न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। 2 ध्यान से देखो क्या है? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। ये आपको समझ में आया होगा। अभाज्य संख्याएं इसमें समझ लिया। वे संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड प्राप्त होते हैं, यानी जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। फिर है सह अभाज्य संख्याएं। यानी सह अभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं अगर 2 संख्याओं या 2 से अधिक भी हो सकती हैं, अगर उनका मैसपय अगर हमारे को 1 प्राप्त हो रहा है। ध्यान रहे, वे संख्याएं या संख्याओं का वह समूह जिनका मैसपय हमारे को कितना प्राप्त हो? 1 प्राप्त हो, उन्हें हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। ये आपको संख्याओं के बारे में कुछ समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याओं को देखते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और यहाँ ध्यान रहे, Q की जगह पर कभी भी शून्य नहीं होगा। तो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो गई? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और Q यानी हर के स्थान पे कभी भी शून्य नहीं आएगा। तो परिमेय संख्या जैसे मैं कहूँ, जितनी भी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये सभी जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आप कहोगे सर ये 3 है यहाँ पर, ये 3 परिमेय संख्या कैसे हुआ? 3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3 के बट्टे में अगर हम 1 रख देते हैं तो इसका मान हमें कितना प्राप्त होता है? 3 ही प्राप्त होता है। इसलिए क्या है? 3 एक परिमेय संख्या है। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी की सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब कहेंगे कि 0 क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो ध्यान रहे, 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों?
जीरो में जब हम 1 का भाग लगा देते हैं तो हमें मान कितना प्राप्त हो जाता है, 0 ही प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। और जितने भी पूर्णांक हैं, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा ऐसी दशमलव संख्याएं जो शांत हो या अशांत आवृत्ति वाली हो, जैसे कोई दशमलव संख्या है 3.25 या फिर कोई दशमलव संख्या है 3.213 213 213। तो ध्यान रहे, ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें या तो दशमलव शांत हो जाता है, यानी 2-5 के आदमी दशमलव आगे नहीं बढ़ रहा, या फिर अशांत है, यानी कि ये चलता ही जा रहा है 213 213 213 ऐसा चलता ही जा रहा है, लेकिन ये जो अंक हैं इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। किसकी? 213 213, यानी इनकी क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर इसमें आवृत्ति नहीं हो, जैसे हम लिख देते हैं 4.1253293 यानी कि अशांत है और इसमें अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, तो वो होती है हमारी अपरिमेय संख्या। तो दशमलव संख्याओं के रूप में अगर आपको पहचानना पड़े तो ध्यान रहे, ऐसी दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव या तो शांत हो जाता है या अंकों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसके अलावा जैसे रूट के अंदर कुछ संख्या लिखता हूँ, जैसे 4, रूट के अंदर हम लिख देते हैं 36, रूट के अंदर हम लिख देते हैं 49, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और 2 क्या है? परिमेय संख्या। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6, 6 क्या है? परिमेय संख्या। और 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7, और 7 क्या है? परिमेय संख्या। यानी ऐसी संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल निकलता है वो क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? अब हम देखें कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ध्यान रखें, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके अलावा कैसे पता लगेगा? वे संख्याएं जिनमें दशमलव अशांत अनावर्ती, दशमलव अशांत भी है और अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, वो भी सारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा जैसे मैं आपसे पूछूं कि √5 ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय है? जब हमने √4, √36, √49 इनको परिमेय संख्या बोला, तो आप बताएं कि √5 परिमेय है कि अपरिमेय है? तो ध्यान रहे, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो हमेशा कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। इसके अलावा हम और कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। अब हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए हैं, इनको हम पहचानते हैं कि इनमें परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो 0, जैसे आपको बताया कि हमें इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये कैसी है? परिमेय संख्या। ये भी क्या है? परिमेय संख्या। ये भी क्या है? परिमेय संख्या। और ये भिन्न रूप में लिखा हुआ है, 22/7 किस रूप में लिखा हुआ है? भिन्न रूप में, P/Q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये कैसी है? परिमेय संख्या। लेकिन पाई, जिसे हम 22/7 ही लिखते हैं, क्या पाई जो लिखा हुआ है, ये सिंबल जो लिखा हुआ है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो ध्यान रहे, पाई का जो निकट मान हम मानते हैं वो 22/7 है। पाई का ये एक्चुअल मान नहीं है। पाई जो होता है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अगर इसका मान लिखा हुआ आ जाए 22/7 तो वो एक परिमेय संख्या होती है।
रूट 3 इसका वर्गमूल नहीं निकलता, इसका मतलब ये कैसी है, अपरिमेय संख्या। इसका वर्गमूल कितना आ जाता है 3, तो ये कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या। इसका वर्गमूल नहीं आ रहा तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। और अगर रूट के अंदर -26 है तो क्या ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या है, तो ध्यान रहे ना तो ये परिमेय संख्या है ना ये अपरिमेय संख्या है। और परिमेय और अपरिमेय जितनी भी संख्या होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो ये वास्तविक संख्या ही नहीं है, ये कैसी संख्या है, अवास्तविक संख्या है। ध्यान रहे रूट के अंदर अगर ये माइनस में लिखा हो तो वो वास्तविक संख्या में नहीं आता है, किस में आता है, अवास्तविक संख्या में। कुछ और उदाहरण, 2.121212, 2.12453976, ये वाली जो है वो परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। और ये वाली जो है वो कैसी है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर जो अंक हैं इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रखी, यानी कि दशमलव जो है वो अशांत अनावर्ती है। और इसमें दशमलव जो है वो अशांत तो है लेकिन आवृत्ति हो रही है। तो ये थी परिमेय और अपरिमेय। अब हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर क्या होते हैं। तो ध्यान रहे ये जितने भी नंबर हैं, चाहे वो प्राकृत संख्याएं हों, चाहे वो पूर्ण संख्याएं हों, चाहे पूर्णांक हों, ये परिमेय संख्याओं के ही भाग होते हैं। यानी सभी परिमेय ये जो हैं ये परिमेय संख्याओं के ही रूप हैं। और जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सबको मिला दो, परिमेय और अपरिमेय जो भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं हैं वो क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक जो संख्या होती हैं, रियल जो नंबर होते हैं, उन्हें फादर ऑफ नंबर्स भी कहा जाता है, क्योंकि सभी संख्याएं इन्हीं में से निकलती हैं। तो संख्याओं के बारे में आपको ये जानकारी हो गई है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं और कैसे इनको निकालते हैं। तो एलसीएम जो होता है इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्त्य। ध्यान रखिए, लघुत्तम समापवर्त्य। जबकि एचसीएफ का जो नाम होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या नाम होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। ये समापवृत्य है, ये है समापवर्तक, यानी ये फैक्टर है। इसको एक और कहते हैं, क्या कहते हैं, GCD, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी इसको कहा जाता है। अब इनको कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। जैसे हमारे पास में कोई दो संख्या हैं, एक तो मान के चलो 8 है और एक क्या है, 12 है। तो इसका अगर हमारे को एलसीएम निकालना है 8 का और 12 का, तो हम कैसे निकालेंगे। तो पहले तो हम इनके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 8 के जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो किसका भाग लगाएंगे 8 में, 2 का। कितना आ जाएगा, 4। ध्यान रहे भाग हम हमेशा अभाज्य संख्याओं का ही लगाते हैं। फिर किसका लगाया, 2 का, तो कितना आ गया, 2। और फिर 2 में 2 का तो आ गया 1। यानी 8 के जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहे हैं वो प्राप्त हो रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। और इसको हम 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं। अब हम 12 के क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 2 का भाग देकर देखेंगे। 2 का दिया तो कितनी बार चला गया, 6 बार। अब 6 में भी किसका लगा के देखेंगे, 2 का, तो कितनी बार गया, 3 बार। अब इसके बाद में हम इसमें किसका लगाएंगे, 3 का, तो कितनी बार, 1 बार। तो हमारे को अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड प्राप्त हो वो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 कितनी बार आए हैं, 2 बार, यानी 2 की घात 2 और गुणा
3, 3 एक बार ही है, इसलिए इसको घात लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद में हमारे को इसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, यानी लसप और मैसप। लसप निकालने का क्या है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, यानी जितने अपने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, तो अगर हमारे को एलसीएम निकालना तो देखो कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, एक तो 2 के रूप में प्राप्त हो रहा है, एक क्या हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। आगे देखते हैं, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की सबसे बड़ी घात, एक तो 2 की घात 3 है और एक क्या 2 की घात 2, तो बड़ी घात कौन सी है, तो है 2 की घात 3, तो हम किसको लेंगे, 2 की घात 3। दूसरा अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3, ये तो अकेला ही है तो ये आ जाएगा। अब इसको यानी 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 24 प्राप्त होगा। इस तरह तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। फिर हमारे को निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ यानी मैसप कैसे निकालते हैं, तो प्रत्येक उभयनिष्ठ, देखो यहाँ ध्यान रहे, उभयनिष्ठ, यहाँ उभयनिष्ठ नहीं था, यहाँ था प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, जो भी अभाज्य गुणनखंड है उनको सबको लिखना है और फिर उसकी सबसे बड़ी घात को लिखना है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, यानी जो दोनों में होता है वो क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ, और दोनों में कौन सी चीज़ है, सिर्फ 2 है, तो ये अपन लिख देते हैं पहले तो 2 को, तो प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, तो उभयनिष्ठ सिर्फ 2 है और इसमें छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 2, और 2 की घात 2 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2, तो 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 4, यानी कि हमारे को इसका जो एचसीएफ प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 4। इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ को निकालते हैं। अब देखो ये एलसीएम और एचसीएफ होते क्या हैं, लघुत्तम समाप्य वृत्ति। लघुत्तम समाप्य वृत्ति का मतलब ये होता है कि जो संख्याएं हमारे को दी गई हैं, यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या दी गई हैं, 8 और 12, तो जो संख्या हमारे को दी गई हैं उनका सबसे छोटा जो उभयनिष्ठ गुणज है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, जैसे मैं 8 के गुणज लिखता हूँ, देखो हम समझ लेते हैं इसको अच्छे से। 8 के मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, गुणज, तो 8 का गुणज 8, 16, 24, 32 यानी 8 का पाढ़ा, 12 के गुणज यानी कि 12, 24, 36, 48, ये 12 के गुणज। तो क्या होती है लघुत्तम समाप्य वृत्ति, क्या होता है कि दी गई संख्याओं का, तो संख्या कौन सी दी है, 8 और 12, दी गई संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ जो गुणज है, ये हमने गुणज लिखे हैं, तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है, जिससे सबसे छोटा 8, लेकिन इसमें 8 नहीं है, उसके बाद में 12, इसमें 12 ही नहीं है, फिर इसमें 16, लेकिन इसमें 16 नहीं है, सबसे छोटा जो उभयनिष्ठ गुणज है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 24 प्राप्त होता है, और वही क्या होता है अपना एलसीएम होता है। इसके बाद में एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा जो उभयनिष्ठ डिवीजर है, यानी सबसे बड़ा जो डिवीजर है जिसका भाग जाता है दोनों संख्याओं में, जैसे 4 है तो 4 का भाग 8 में भी जाता है और 12 में भी जाता है। 4 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 8 और 12 दोनों को विभाजित कर सके, तो उसे हम कहते हैं एचसीएफ। अब एचसीएफ, एलसीएम और दो जो संख्या हैं जिनका अपन एलसीएम एचसीएम निकालते हैं, इनमें क्या संबंध होता है उसको हम देखते हैं। अब हम देखते हैं दो संख्याओं के मैसे तथा लैसे में क्या संबंध होता है। तो दो संख्याओं का मैसेपे का और लैसेपे का जब गुणनफल करते हैं वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे अभी अपन ने दो संख्याएं ली थी, कौन कौन सी ली थी, 12 और 8, यही लिया था।
तो जब हमने इनको लिया तो इनका हमारे को जो HCF प्राप्त हुआ था वो कितना प्राप्त हुआ था, 4। इसी प्रकार हमारे को इनका LCM जो प्राप्त हुआ था वो कितना प्राप्त हुआ था, 24। और इनका जो गुणनफल होगा ना वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर ही होगा। यानी कि दोनों संख्याएं, A का मतलब क्या है यहाँ पर प्रथम संख्या और B क्या है, दूसरी संख्या। तो इनका गुणनफल यानी 12 गुणा 8, इनका गुणनफल क्या आएगा, बराबर आएगा। 24 को 4 से करेंगे तो 4 4 16, असल की 1 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कितने आ गए, 96। 12 को 8 से करें तो 12 अंठी 96। तो दो संख्याओं के मैस्य और लस्य में क्या संबंध होता है कि दो संख्याओं के और मैस्य और लस्य में क्या संबंध है कि दो संख्याओं का मैस्य और लस्य का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसके आधार पे हमारे को जो एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं उसको तो कई तरीके से घुमा सकता है। कैसे, देखो हमारे को क्या करेगा कि हमारे पास फॉर्मूला तो ये एक ही है, यानी HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B। A का मतलब क्या है, प्रथम संख्या, और B का मतलब क्या है, द्वितीय संख्या। अब करेगा क्या कि यहाँ पर हमारे को कितनी चीज़ें दे रहा है, 1 2 3 और 4। इन 4 में से हमारे को 3 तो देगा और 1 पूछ लेगा। जैसे हमारे को क्या करेगा कि HCF ज्ञात करना है, आपको क्या क्या दे देगा, LCM और दोनों संख्याएं। तो HCF अगर आपको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि LCM का उधर पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ गुणा में तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो इसका हो जाएगा A गुणा B बट्टे HCLCM। इसका अपन ने क्या कर दिया, पक्षांतरण। अगर हमारे को LCM पूछ लेता है कि LCM ज्ञात करो बाकी दोनों संख्याएं और HCF दे दिया, तो हम जो निकालना उसको तो यहाँ रख लेंगे, दूसरे का क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो क्या करेंगे, A गुणा B, और HCF का जब इधर पक्षांतरण करेंगे तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो यह आ जाएगा HCF। इसी प्रकार क्या करेगा कि LCM और HCF तो दे देगा, एक प्रथम संख्या द्वितीय संख्या दे देगा, बोला कि प्रथम संख्या ज्ञात करो। तो प्रथम संख्या अगर अपने को ज्ञात करनी यानी A अगर ज्ञात करना है तो ये तो ऐसा का ऐसा ही है, HCF गुणा LCM। अब ये जो B है इसका हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण, क्योंकि इसका हमारे को मान दे रखा है। यहाँ गुणा में तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा, B। और अगर हमारे को B का मान ज्ञात करना पूछ लेता है तो हम क्या करेंगे, A का पक्षांतरण कर देंगे। तब क्या जाएगा अपना फॉर्मूला, HCF गुणा LCM बट्टे में क्या जाएगा, A। तो इस तरह से प्रश्न को घुमा के भी पूछ सकता है और हम इसका हल कर सकते हैं। जैसे HCF अपना कितना आया था यहाँ पर 12 और 8 की बात करें तो LCM कितना आया था 24, और HCF कितना आया था हमारे पास 4 आया था। अब एक प्रश्न हम हल करके देखते हैं कि हमारे को HCF ज्ञात करना है और हमारे को पहली संख्या कितनी दे दी 12, दूसरी संख्या कितनी दे दी 8, LCM हमारे को कितना दे दिया 24। वो पूछ रहा है कि क्या ज्ञात करना है आपको, HCF ज्ञात करना है। तो 3 तो वो देगा, कई बार दोनों संख्याओं को गुणा करके एक साथ भी दे सकता है। तो HCF निकालना है तो HCF निकालेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और ये 2 के 2 एकम 2, और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया 4। तो HCF कितना आएगा 4, हमारा HCF कितना था 4। इस तरह से ये फॉर्मूले जो हैं वो हमारे को ध्यान होने चाहिए। एक फॉर्मूला याद कर लो फिर अपने आप आ जाएंगे। HCF ज्ञात करना है तो LCM को बट्टे में ले जाओ, LCM ज्ञात करना है तो HCF को बट्टे में ले जाओ, पहली संख्या को ज्ञात करना है तो दूसरी संख्या को बट्टे में ले जाओ, दूसरी संख्या को ज्ञात करना है तो पहली संख्या को बट्टे में ले जाओ। इस तरह से हम इनका संबंध ज्ञात कर सकते हैं। अब हम दो महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या।
का योग या अंतर यानी जोड़ या बाकी हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होती है। जैसे ये एक परिमेय संख्या है और इसमें क्या अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या ये तो परिमेय है और ये कैसी है अपरिमेय। इसी प्रकार ये कैसी है परिमेय और ये है एक अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो जोड़ है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या ही होती है। यानी ये दोनों भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा बिंदु, एक शून्येतर। शून्येतर का मतलब शून्य के अलावा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी शून्य के अलावा जितनी भी परिमेय संख्या हैं उनके साथ में एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मैं 1 को √2 से गुणा करूँगा तो मुझे जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर मैं एक जो परिमेय संख्या है इसमें अपरिमेय संख्या का भाग देता हूँ तो मुझे अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। एक अपवाद क्या है, शून्येतर। क्यों, क्योंकि शून्य क्या है परिमेय संख्या। अगर इसको √2 यानी अपरिमेय संख्या से गुणा कर रहा हूँ तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है 0, जो क्या है एक परिमेय संख्या। तो यहाँ क्या लिखा गया है, एक शून्येतर यानी शून्य के अलावा परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो कहने का मतलब हुआ कि गुणा और भाग में शून्य के अलावा चाहे जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी हो, जोड़ बाकी गुणा भाग में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, शून्य के अलावा गुणा या भाग करते हैं तो हमें हमेशा ही अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये थे हमारे प्रश्नावली 1 के महत्वपूर्ण बिंदु। इनको ध्यान में रखकर हम सभी सवालों को हल कर सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।